देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में। देखिए, खूब हो गई पढ़ाई, अब आ गया है परीक्षाओं का समय। अब विस्तार से पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहा। यदि आपको विस्तार से ही पढ़ना था तो ये पूरा सत्र पढ़ा हुआ था पढ़ने के लिए। आपने कैसी तैयारी की अपने को तो पता नहीं है, ये तो आपको ही मालूम होगी। लेकिन अब जो समय बचा है आपके पास, लगभग 1 माह का समय है, तो इसमें आपको लगभग वही पढ़ाई करनी है जो आपके सिलेबस में है। क्योंकि कोविड-19 के कारण 2021-22 में आपका 30% सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया था। हमारे 99% बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि सिलेबस में कटा क्या है और बचा क्या है। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्र पूरा हो गया है, आज तक किताबें नहीं ली हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो किताबों को तो छोड़ दीजिए, जिन्होंने आज तक विद्यालय का भी चेहरा नहीं देखा है। मतलब बड़ी अजीब कैटेगरी है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों ने इतनी मजाक बना कर रख दी है कि उन्हें लगता है कि अब कोरोना जब से चालू हो गया तब से पेपर वगैरह तो सब बंद ही हो चुके हैं। तो आप इस भूल में मत रहिएगा, क्योंकि पेपर तो आपके होंगे और ज़बरदस्त तरीके से होंगे। यदि आपने लापरवाही बरती तो हो सकता है कि पिछले सत्र का रिजल्ट जितना अच्छा गया, इस सत्र का रिजल्ट उससे भी बुरा चला जाए। मतलब बहुत बुरा जा सकता है यदि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। तो आपको मेहनत करनी है, अब सिर्फ उस टॉपिक पे पढ़ाई करनी है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। इसलिए परेशान मत होइए। यदि आपने साल भर भी पढ़ाई नहीं की है तो कोई बात नहीं है, इतना तो आप तैयार कर ही सकते हैं 1 महीने में कि आप पास हो जाएं। और जिन बच्चों ने तैयारी की है उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि उन्होंने यदि पूरा सिलेबस तैयार किया है तो अब 1 महीने में सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक स्टडी करें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। ध्यान दीजिएगा, मैं आज हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कोविड ये जो आपका सिलेबस में दिखा रहा हूँ, ये यूपी एमएसपी मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइड से निकाली गई ये आपकी पीडीएफ है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो इसमें कटा है वो बिल्कुल नहीं आएगा, और जो है सिर्फ वही आने वाला है। तो देखिए, इसमें आपको 30% सिलेबस काटा गया था, तो इसमें ये कुछ चीज़ें कटी हुई हैं। इसमें 30% काटा गया, तो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ये आपका कट गया है। गद्य संकलन की बात कर रहे हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये पाठ आपका कट चुका, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी का है, ये अध्याय भी आपका कट चुका है। काव्य में देखिए, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी, केदारनाथ सिंह की नदी और अशोक वाजपेयी की युवा जंगल, और महादेवी वर्मा की वर्षा सुंदरी की प्रति, ये आपकी चीज़ें कट चुकी हैं। तो आप इनको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं देखे हैं। संस्कृत में आपका ये 2 चीज़ें, अन्योक्ति विलासा और केन की वर्धते, ये आपका कट गया है। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण में समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि संधि, समास के अंतर्गत में आपका कर्मधारय कट गया है, बहुब्रीहि कट गया है, संधि में वृद्धि संधि कटी है। सर्वनाम में तद और युद्धभो युष्मद ये कटे हैं, और धातु में दरस और पच ये आपके कटे हैं। तो ये चीज़ें आपकी कटी थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, इनमें आपको समय बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ज्ञान के लिए हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए, आपके सिलेबस में क्या है, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग है, जहाँ से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको सारे युगों को नहीं पढ़ना है। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में जो आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। और आपका हिंदी पद्य में रीतिकाल और आधुनिक काल, मतलब बच्चे कह देते हैं कि शुरुआत के 10 नंबर तो हमसे बनते ही नहीं हैं, बाकी पेपर तो चाहे हम कर लें। वो सिर्फ इसलिए है कि आप सिलेबस को देखकर पढ़ाई नहीं करते हैं। आपने तो देखा कि 500 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 500 को रटने के चक्कर में आप 50 भी नहीं रट पाते हैं, याद भी नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सिलेबस में आपके है गद्य संकलन में है आपके शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, तो ये गद्य के अंतर्गत है। और पद्य में आपका रीतिकाल और आधुनिक काल का, ये आपको दोनों कालों का पूरा इतिहास पढ़ना है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग का पूरा परिचय पढ़ना है आपको। उसके अंतर्गत में कवि, उनकी रचनाएं,
उनका काल विभाजन, ये सब चीज़ें देखना है। और हिंदी पद्य में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल, ये कब से स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ, इसकी कौन कौन से कवि थे, उनकी रचनाएं क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, उनकी बोली क्या थी, ये सब चीज़ें आपको उनके बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ से आप 10 नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपका काव्य संकलन, और भी इसमें कुछ दिया गया है। इसमें दूसरे प्रश्न में आपको कहता है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, मतलब आपके गद्य संकलन से कोई भी एक पैराग्राफ आएगा, उसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तत्परक प्रश्न, मतलब जो पाठ आपके सिलेबस में बचे हैं उनके काटने के बाद में उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ आ सकता है जिसमें से आपको संदर्भ देना पड़ेगा, 2 नंबर का होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, ये आपका 2 नंबर का होगा। और उसमें जो कुछ प्रश्न दिए गए होंगे वो भी आपके 2 नंबर के होंगे, तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए आपके 5 5 10 और 6 16 नंबर का पेपर हो गया। अब चलते हैं काव्य की तरफ। तो काव्य में देखिए क्या है, काव्य में भी आपका जो भी अध्याय कटे हुए हैं, जो भी हमने आपको ऊपर बताए, जो भी अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है, उनके अतिरिक्त जो भी अध्याय बचे हैं, जो भी आपके पद्य में चैप्टर बचे हुए हैं, उनमें से कोई एक श्लोक आ सकता है या फिर आपका दोहा आ सकता है, उसमें से उसका संदर्भ लिखना होगा, उसकी व्याख्या लिखनी होगी और काव्य सौंदर्य लिखना होगा। ये आपका संदर्भ यहाँ पर 1 नंबर का है, व्याख्या 4 नंबर की है और काव्य सौंदर्य आपका 1 नंबर का है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न के अंकन के अनुसार, मतलब प्रश्न के कितने अंक आपको मिलने वाले हैं उस हिसाब से आपको उत्तर की व्याख्या करनी है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का प्रश्न है और आप 1 पेज का लिख रहे हैं और जो 4 नंबर के प्रश्न हो उसको आपने 2 लाइन में निपटा दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि प्रश्न का वजन जितना है आपको उत्तर भी उसी हिसाब का देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका इसी में, इसमें कहता है अगला, हिंदी गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करिए। ये भी आपका 4 नंबर का है, 1 नंबर 1 + 4। तो इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो संदर्भ का 1 नंबर और व्याख्या के आपके 4 नंबर उसमें दिया होगा आपका। अगला, निर्धारित पाठों के लेखकों के कवियों का जीवन परिचय। तो ये आपके 2 जीवन परिचय आएंगे, एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। जो अध्याय छूटे गए हैं उनके अतिरिक्त आपको याद करना है। अगला प्रश्न है इसमें, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ श्लोक। एक श्लोक आपको याद करना है। ध्यान दीजिएगा, आप एक नहीं 2 श्लोक याद करके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपका याद किया हुआ श्लोक पेपरों में आ जाए। उस कंडीशन में आपको कम से कम 2 श्लोक याद करके जाने हैं। ये श्लोक आपका कितने नंबर का होगा, ये 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है। अगला देखते हैं इसी में, इसमें कहता है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तम प्रश्नों का संस्कृत में। तो जो आपके अनिवार्य संस्कृत है उसमें से 2 प्रश्न आएंगे जिनमें आपको उत्तर देना है, ये आपके 2 नंबर के होंगे। अगला है आपका काव्य सौंदर्य। इसमें देखिए रस आपको याद करने हैं, अलंकार और छंद। तो रस में कौन कौन सा है, सारे नहीं याद करने हैं। हास्य रस और करुण रस, यही 2 आपके सिलेबस में, आपको बाकी सब छोड़ देना है। देखिए साल भर कैसी पढ़ाई की पता नहीं है, लेकिन इस समय जो प्राथमिकता है वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई की। यदि आप चाहते हैं कि आपके 90%, 95% और यहाँ तक कि 99% नंबर आएँ, तो सिर्फ आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करिए और उन पॉइंटों को पढ़ाई करते हुए उनको समझिए, और कम समय में ही आप अच्छी सफलता ला सकते हैं। अलंकार, अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, मात्र 3 अलंकार आपको तैयार करने, बाकी सब छोड़ देना है। छंद में आपका रोला और सोरठा, देखिए कुछ लोग दोहा भी याद करेंगे, ठीक है, चौपाई भी याद करेंगे, तो मतलब हद हो गई। आदमी को सिलेबस के देखे बिना वो पूरी किताब रटने की कोशिश करता है और फिर कहता है नंबर अच्छे नहीं आए। तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जिस व्यक्ति ने भी वीडियो को देखा है, देख रहे हैं, वो सभी बच्चों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सके, यही हमारा मेन मोटो है। हमारा उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों के अधिक से अधिक अंक आने चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपकी ऑनलाइन क्लासें 9वीं से लेकर 12वीं तक सब दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय है तो हम आपको 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको सिलेबस भी लगातार दे रहे हैं। इसके बाद भी यदि आपके अच्छे अंक नहीं आ पाए तो फिर तो ये दुर्भाग्य होगा हमारा भी और आपका भी, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, शायद हम आपको समझाने में असफल रहे। लेकिन अकेले की सफलता से अच्छा है कि आप कम से कम कुछ दोस्तों को लेकर आगे बढ़ें। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों तक भेजें। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।
यदि आपको हमारी सहयोग पसंद आया और आपको लगता है कि आपके आने वाले समय के लिए बेहतर है तो कम से कम एक कमेंट तो आपका मिलना चाहिए। अगला देखिए, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग आएगा। उपसर्ग में आपके इतने उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब आ से जुड़ने वाला शब्द, जैसे और अन से जुड़ने वाला, अधि से जुड़ने वाला अधिकार, अपमान, अनुग्रह, अनुमान, उपसर्ग, सहयोग, निर्विरोध, अभिमान, परिवार, सुविचार, इस तरह आप मतलब बहुत सारे हैं ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका रूप बदल दे, मतलब अर्थ बदल दे, आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो किसी शब्द की ऐसे वर्ड जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके रूप को बदल दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। समास में आपको केवल दो याद करने हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तत्सम शब्द आपको तैयार करना है और पर्यायवाची तैयार करना है। पर्यायवाची में जो भी दिए गए हों उनमें से मोस्ट देख लीजिएगा आप, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं है कि हम आपको पर्यायवाची का यहाँ सारी चीज़ें बता सकें। हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। नवा प्रश्न देखिए आपका संस्कृत व्याकरण का है। इसमें आपको संधि आएगी, इसमें आपकी जड़ संधि दी गई है। शब्द रूप आएंगे जिसमें से फल, मति, मधु और नदी, ये चार ही याद करना है। बाकी राम के रूप पता नहीं किसके किसके रूप है, सब छोड़ दीजिए, मात्र चार याद करना है। संज्ञा के, मति के, मधु के और नदी के, बस इसके बाद में सब छोड़ देना है आपको। अगला है आपका धातु रूप। धातु रूप में आपका लट धातु, लोट धातु और ये इतना, मतलब हालांकि मुझे संस्कृत की विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बस आप ये समझ लीजिएगा कि इसके अंतर्गत में जो चीज़ें हैं तो वो आपको तैयार करनी है। घ नंबर देखिए, हिंदी के सरल वाक्यों का अनुवाद। हिंदी के वाक्य दिए गए होंगे उनको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में कन्वर्ट करना है। और आपका निबंध में ध्यान दीजिएगा कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं किस किस विषय में निबंध आ सकता है, तो एक वैज्ञानिकों के हिसाब से आ सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक युग हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, समाज के अंतर्गत आ सकता है। समाज में क्या हो सकता है? दहेज प्रथा हो सकता है, और मतलब समाज से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, संस्कृति से हो सकता है, आर्थिक समस्याओं पर आधारित हो सकता है, जनसंख्या स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, यातायात के नियम हो सकता है। तो ईश्वर चाहेगा तो आपका हम बता दें, एक तो कोरोना में देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि 2 साल से 3 साल से आप परेशान हैं। कोरोना तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना लिख पाए। एक आप पर्यावरण देख लीजिएगा, एनवायरमेंटल पे, ठीक है। और पर्यावरण के अलावा आप दहेज प्रथा का देख लीजिएगा। और विज्ञान एक अभिशाप या कह सकते हो वरदान या अभिशाप, इसका देख लीजिएगा। तो इस तरह आपको इस विषय में आपको कुछ निबंध देखने होंगे। अगला है आपका खंड काव्य में। खंड काव्य में ध्यान दीजिएगा, हर जिले का खंड काव्य का अलग अलग होता है, तो ये आपको ध्यान दे के याद करना होगा। आपके ज़िले में, आप जिस ज़िले में भी हैं, आपके ज़िले में खंड काव्य कौन सा चल रहा है, तो इसको आप स्वयं चेक करिएगा, तब आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस था। इसके बाद में आंतरिक मूल्यांकन हो जाता है। आंतरिक मूल्यांकन तो ये मान के चलिए कि आपका विद्यालय से अंक मिलते हैं, ठीक है। इसमें जिसमें 10 अंक आपके वाद विवाद, इसका मतलब होता है जब आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, 10 अंक आपके व्याकरण संबंधी, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि विद्यालय में आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब पाठ्य वस्तु में देख लीजिए क्या क्या आपके सिलेबस, ये तो थे कितने नंबर का क्या आएगा। अब गद्य में देखिए क्या क्या है आपके पाठों में। ये 4 अध्याय आपके पाठ में हैं। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता, आप इन्हीं चारों अध्यायों को पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं 4 में मैं आपको बता देता हूँ, ईश्वर चाहेगा तो आपका इसी में से फंस जाएगा। रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, इन 2 में से आपका जीवन परिचय फंस जाएगा किसी एक का। इसमें देख लीजिए, इसमें बहुत सारे हैं, अभी काव्य में बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपका सूर तुलसी 2 हो गए, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इन 4 में से कोई भी आपका 1 या 2 जीवन परिचय फंस सकते हैं, जिन्हें आप आराम से कर देंगे। संस्कृत में देखिए इतने अध्याय हैं आपके, ठीक है। और
खंड काव्य के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका ज़िला कौन सा है, हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस ज़िले के बच्चों को कौन सा तैयार करना है। तो एक मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत आपको तैयार करना है आगरा वालों को, बस्ती वालों को, गाजीपुर वालों को, फतेहपुर वालों को, बाराबंकी वालों को, उन्नाव वालों को। ज्योति जवाहर तैयार करना है कानपुर वालों को, प्रतापगढ़ वालों को, मिर्ज़ापुर वालों को, ललितपुर वालों को, रामपुर वालों को, गोंडा वालों को। एक अग्र पूजा दी गई है, ये आपको प्रयागराज में, आजमगढ़ में, मथुरा में इन बच्चों को तैयार करना है। मेवाड़ मुकुट आप बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच। जय सुभाष आपका लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, ये आपका जय सुभाष के लिए है। इसके बाद में हरदोई में भी आपका जय सुभाष ही चलेगा। इसके बाद में आपका है मातृभूमि के लिए, ये आपका है गोरखपुर में, मुरादाबाद में, शाहजहाँपुर में, लखीमपुर खीरी में, मैनपुरी में, मुजफ्फरनगर में, इतने जगह मातृभूमि के लिए ये वाला तैयार करना। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चे दूसरे ज़िले का खंड काव्य नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके नंबर 0 मिलेंगे। इसमें आपका है कर्ण, तो ये अलीगढ़ है, जौनपुर है, बलिया है, हमीरपुर है, एटा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है ये अभी भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही माना जाता है। इस आधार पे तो आपको कर्ण खंड का भी करना है, क्योंकि मैं स्वयं महोबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका कर्ण खंड का भी चलेगा। ठीक है, तो कर्ण खंड का करना है। कर्मवीर भारती है आपका मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली। और तुमुल जो है ये आपका वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं। इतने यहाँ के बच्चों को ये तैयार करना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों के नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति पढ़ाई जाएंगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस ज़िले का जो भी बच्चा है वो उसी ज़िले को, लेकिन इसमें महोबा का नाम